डॉली शर्मा है और मैं मेरा नाम डॉली शर्मा है और मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। ट्रांस में मैं 7 स्टार रैंक पे हूँ। जैसे कि सबको मौका मिला है तो आज सर की तरफ से मुझे भी अपनी जर्नी को शेयर करने का मौका मिला है, तो मेरी भी एक छोटी सी जर्नी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो मेरे मदर और फादर दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद वो लोग कोलकाता शिफ्ट हो गए। तो मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था, मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे हुई। जब हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फिर मैं वापस से हम लोग 2005 में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मेरी शादी हुई 2006 में। तो मैं बहुत ही मतलब मॉडर्न फैमिली से हूँ। ऐसा वहाँ पे घूंघट वगैरह का कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेरी शादी हुई दिल्ली नजफगढ़ में, वहाँ पे थोड़ा सा घूंघट वाला सिस्टम ज्यादा है मेरे परिवार में। तो एकदम से मेरे लिए भी उस फैमिली में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एकदम से आप किसी फैमिली में आते हो और बहुत सारी बंदिश हो जाती है आपके ऊपर, तो वहाँ उस माहौल में एडजस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे एडजस्ट किया। मेरे जो ससुर जी हैं वो थे, वो आर्मी में थे। आप लोगों ने सुना होगा कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें मेरे ससुर जी ने भी हिस्सा लिया था। तो उनको उनकी ये जो लीवर और लंग्स होते हैं उसमें काफी बारूद वगैरह जम गया, तो जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो उनके फेफड़े खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता था। तो मेरे ऊपर फैमिली का बर्डन ज्यादा था। मेरी फैमिली थोड़ी स्लो तरीके से चल रही थी, बच्चे हुए जैसे तैसे चल रही थी। फिर 2013 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। मदर एक्सपायर होने के बाद मेरे को थोड़ा सा संभलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मेरी एक नेबर थी, उसने कहा कि तुम थोड़ा सा घर से बाहर निकलना शुरू करो, कोई जॉब वगैरह करो। तो मैंने एक आंगनवाड़ी में साल भर तक जॉब की, लेकिन बीच में मुझे सिस्ट जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। और आप लोग जानते हो कि मुझे या किसी को भी, अगर आप कोई भी डॉक्टर चेंज करते हो तो स्टार्टिंग से वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए अपनी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, पर मुझे उससे आराम नहीं मिला। तो उसकी वजह से जो जॉब थी मुझे 1 साल बाद डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, मैं उस जॉब को ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाई। फिर 2017 में आने के बाद मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद मेरे पास काफी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स भी कुछ कुछ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मेरा जो मन था वो चिड़चिड़ा रहता था। मैं किसी भी माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर करते हैं, क्योंकि ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था जो मेरे लिए होता था। ससुर जी के होने से मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा थी घर के प्रति। तो फिर मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। सबने बोला कि शादी के इतने साल बाद, बच्चे भी उस समय तक बड़े हो गए थे मेरे, कि क्या करोगी सीख कर। मैंने बोला कि कुछ भी सीखा हुआ कभी खराब नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए। मैंने कंप्यूटर सीखा। तो सीखने के 6-7 महीने बाद मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर में नौकरी मिल गई। मैं वहाँ पे जॉब करने लग गई। जॉब मेरी अच्छी चल रही थी वहाँ पे। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपनी ननद के साथ, हम लोग घूमने का प्रोग्राम बनाया हमने। तो हम लोग अजमेर जा रहे थे। अजमेर जा रहे थे तो मेरी ननद ने बोला कि तुम इतनी बीमार रहती हो, तुमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने अपनी भांजी के बारे में बताया, मेरी अपलाइन के बारे में, कि वो ऐसे ऐसे इस काम को करती है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमको उससे मिलना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन दे पाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब हम लोग वापस आएंगे तो मैं उनसे मिल लूंगी। जब हम लोग वापस दिल्ली आए तो मैं 2 या 3 दिन बाद मैंने उनसे टाइम लेकर मैं उनके घर गई। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा पैड का। पैड का डेमो देखने के बाद मुझे वो पैड बहुत अच्छा लगा। और उसने मुझे फिर बिजनेस के बारे में समझाया कि फैमिली के सभी मेंबर्स हैं। तो वो मेरी ननद की भांजी थी, तो वो मेरी फैमिली मेंबर हुई। तो मैंने बोला कि ठीक है, जैसे सब बोलते हैं वैसे मैंने भी बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी कि जॉब करना है या नहीं करना है। तो जब मैं वापस से घर आई, हम दोनों वापस घर आए, तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ट्रांस बिजनेस को आगे। तो उन्होंने बोला कि काम तुमको करना है, फील्ड में तुमको निकलना है, लेकिन जहां मेरी जरूरत रहेगी वहां पे मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने ये 1 या 2 दिन बाद ही उनको अपनी सारी आईडी वगैरह भेज के और अपनी जॉब कंटिन्यू कर ली। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना प्लेटिनम कर लिया। मेरा रैंक प्लेटिनम हो गया बहुत जल्दी। मैंने 3 या 4 महीने में अपना 6 स्टार रैंक अचीव कर लिया।
उसके बाद कोरोना भी आ गया और मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन अटैक आ गया था। मई या जून में उनको ब्रेन अटैक आया 2020 में, जो कि 2021 तक चला। मतलब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से मैं अपने जॉब इसको ट्रांस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा बहुत फास्टेस्ट 6 स्टार रैंक अचीव हुआ था। उसके बाद से एकदम अगर आपके काम को फुल स्टॉप लग जाए तो फिर उसको आगे खींचना, क्योंकि उस समय मेरी अच्छी टीम भी नहीं बनी थी। मेरी टीम नहीं बनी थी, मैं अकेली थी उस समय, एक या दो लोग थे मेरी टीम में जो ज्यादा एक्टिव नहीं थे उस समय। तो मैंने फिर वो बोलते हैं ना कहीं रुकाव के बाद आपकी जिंदगी फिर से मूव करती है। तो आप ये लगा लो कि जून 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक मैं फील्ड में निकलती थी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। इस 1 या 1.5 साल में सिर्फ 2 पैकेट सेल किए मैंने टियान्स एयरिस सैनिटरी नैपकिन। और मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो मैंने जोड़ी थी वो खुद को प्लेटिनम करने में लगा दी थी। तो मेरे पास इतना सारा सामान रखा हुआ था। मैंने जब भी मैं फील्ड से घर आती थी तो मैं अपनी लीडर को फोन करती थी कि मैम आज ऐसे मैम ऐसे मेरे। सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। थोड़ा सा फोन को अगर आप क्लोज कर लेंगे तो शायद बेहतर होगा। हाँ सर, सर अभी क्लियर है? हाँ, अभी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो मैं जब भी फील्ड में निकलती थी तो 1.5 या 2 साल में मेरे सिर्फ 2 सैनिटरी नैपकिन के पैकेट सेल हुए। ज्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो फील्ड में निकलते हैं तो 1 या 2 डेमो में अगर सामान ना निकले तो वो डिमोटिवेट हो जाते। तो मैं जब भी फील्ड से घर आती थी तो मैं अपनी लीडर को फोन करती थी कि मैम आज ना तो सामान निकला और ना ही किसी से कोई ज्वाइनिंग की बात हुई। मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया था। और मेरे से जो बाद में लोग ज्वाइनिंग किए थे वो मुझसे काफी आगे निकल चुके थे। तो आज की दुनिया में जैसे कि आप सभी को पता है कि सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो मैं काफी पीछे रह गई थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है इस बिजनेस। धीरे धीरे मैंने फिर से फील्ड में निकलना शुरू किया। मैं अपने जॉब को कंटिन्यू कर ही रही थी, इस डांस बिजनेस को। तो एक दिन मेरे टीम मेंबर को, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बोला कि मैम मुझे ऐसे ऐसे थोड़ी सी दिक्कत है और डॉक्टर अनुराग जी के पास चलना है, द्वारका फ्रेंचाइजी में आएंगे सर मिलने के लिए। तो 23 अक्टूबर का दिन मैंने तय किया है और 24 अक्टूबर को करवा चौथ का फेस्टिवल था। तो मेरे घर में व्हाइट वॉश हो रहा था। मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा सकती, मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि घर में इतना काम फैला हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ। तो उस समय मेरी लाइफ को थोड़ा सा चेंज होना था। वो बोलते हैं ना कि भगवान किसी रूप में आपके आगे आ जाता है। तो मेरे साथ वही हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए 2 या 3 घंटे का टाइम हम लोग निकाल लेते हैं और हम लोग चलेंगे। सर से हम लोग मिलने गए, सर ने उनको ट्रीटमेंट वगैरह बताया। फिर उसके बाद मैं सर को जानती नहीं थी, मैं सर से पहली बार मिली थी उस समय 23 अक्टूबर 2021। 2021 तक मेरा काम, आप लोग ये लगा लीजिए कि मेरा कुछ भी नहीं था टियान्स में। मैंने खुद से ही मतलब अपना 6 स्टार रैंक अचीव किया था। उसके बाद ना ही उस समय तक मेरी कुछ टीम थी, कुछ भी नहीं था मेरा। तो सर से मिलना मतलब मुझे अच्छा लगा, सर का ट्रीटमेंट करना, सर ने जिस तरीके से बताया। क्योंकि सर के जो मीटिंग्स के लिंक थे वो मेरे पास आते थे, और पाल सर वगैरह के सबके लिंक आते थे, बट मैं जूम मीटिंग से बहुत बचती थी। मैंने कभी जूम सेशन अटेंड नहीं किया। मैंने आज तक कभी भी जूम मीटिंग अटेंड नहीं की। तो इसकी वजह से भी एक ये रीजन था कि मेरी मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। फिर सर से मिलने के बाद मैंने खुद में ठाना कि नहीं, मुझे कुछ करना है। क्योंकि सर ने जब बताया कि वो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं और उन्होंने काफी, मतलब उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया होगा या फिर जॉब छोड़कर आए होंगे, तो उनकी लाइफ स्टोरी सुनी। मैंने घर आती ही उसी दिन सबसे पहले सर की जो लाइफ स्टोरी वाली वीडियो है मैंने वो देखी। उस वीडियो में उन्होंने अपनी मदर के बारे में भी बताया, तो मेरा थोड़ा सा प्रोडक्ट के लिए विश्वास बढ़ा कि हाँ, फियांस बिजनेस में कुछ तो है। तो मैं धीरे धीरे फिर मैंने क्या किया कि मैं गांव की तरफ जाने लगी। गांव की तरफ बढ़ी मैं, वहां पे लोगों से मैं मिलती थी, वहां कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं सेक्टरों में जाती थी, वहां के मैनेजर से मिलती थी कि मुझे अवेयरनेस प्रोग्राम कराना है आपके सेक्टर में। तो इस तरीके से अगर आप लेडीज को अरेंज करवा दो तो मैं अपना प्रोग्राम कर लूंगी वहां पे। तो ऐसे गांव में घूमते घूमते एक दिन मेरा डेमो फिक्स हो गया। मैं सर की वीडियोस पागलों की तरह देखने लगी। फिर मुझे एमडीएम ट्रेनिंग के बारे में पता चला, मैंने वो भी की साथ साथ। तो मेरी प्रोडक्ट्स को लेकर मेरी नॉलेज बढ़ने लगी। तो गांव में डेमो हुआ तो वहां पे मेरी एक बहुत अच्छी कस्टमर बनी। तो उन्होंने काफी 1-2 महीने तक वो यूजर बनी, उसने मेरे काफी कस्टमर बना दिए। फिर उसने बोला कि क्या आपके साथ जुड़कर कोई काम कर सकता है। मैंने बोला कि बिल्कुल कर सकता है मेरे साथ काम। तो मेरी जो पहली ज्वाइनिंग आई थी वो
गाँव से आई थी। उसके बाद फिर जैसे-जैसे सेक्टरों में मेरी परमिशन आने लगी, तो एक दिन मैं किसी और गाँव की तरफ जा रही थी, तो बीच में पुलिस स्टेशन आ गया। तो मैंने सोचा कि या तो मुझे यहाँ से भगाएँगे या फिर वो हाँ बोलेंगे। तो डरते-डरते मैंने अपनी स्कूटी को लगाया पार्किंग में और मैं थाने में घुस गई। मैंने वहाँ पे बोला कि मुझे जो यहाँ का हेड है उससे मिलना है और मैं आपके थाने में एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग ऐसे आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो यहाँ के जितने भी जिले के थाने हैं द्वारका नजफ़गढ़ के, वहाँ की परमिशन के लिए आपको डीसीपी के पास जाना पड़ेगा। डीसीपी के पास मैं पहुँच गई, वहाँ लगभग 1 डेढ़ महीने तक मैंने 3 से 4 बार चक्कर लगाए, तब जाके मेरी वहाँ से परमिशन आई और परमिशन भी ऐसी आई कि 15 थानों की परमिशन मुझे एक साथ मिल गई। प्लस मेरे गाँव की तरफ से जो जॉइनिंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी, वहाँ से भी मेरा काम थोड़ा-सा बढ़ने लगा, क्योंकि मैं जिस डेमो में जाती थी, वहाँ से 1+1 जॉइनिंग आने लग गई। तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई थी अपनी टीम के प्रति। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मेरा काम बढ़ने लगा, सेक्टर की तरफ से मेरी परमिशन आने लग गई। हाथ में कुछ पैसे आने लगे, अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आने लग गए, टीम बनने लग गई, मेरी टीम का बर्डन आ गया मेरे ऊपर। मेरी टीम के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो मेरी टीम में एक से बढ़ के एक लीडर्स हैं और मेरी टीम में ऐसे लीडर्स हैं जिनसे मैं आज तक कभी मिली नहीं हूँ। क्योंकि मेरी टीम में ऐसे लीडर तैयार हो गए हैं जो अपनी टीम को खुद ही सँभालते हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझे मिलवा दीजिए, तो अभी थोड़ा-थोड़ा जैसे टाइम का जैसे शेड्यूल नहीं बन पाता ना उस तरीके से, तो अभी उनसे मैं हम लोग खाली फ़ोन पर बात करते हैं। मैं उनको फ़ोन पे समझाती हूँ कि आपको इस तरीके से ऐसे-ऐसे काम करना है, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। जब मेरा स्ट्रगल चल रहा था, तो उस समय मेरी नंदों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत मेरी पूरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया। जब मेरी टीम नहीं बनी थी, उस समय मेरी नंदों ने मेरे बहुत सारे डेमो करवाए, बल्कि नंदों की सास ने भी मेरे साथ काफ़ी स्ट्रगल किया। वो मेरे साथ फील्ड में घूमती थी, सारा-सारा दिन मेरे साथ फील्ड में घूमकर और मुझे मेरे टारगेट्स अचीव करवाने में वो बोलती थी कि बता बेटा तू मुझे कहाँ चलना है, मैं तेरी डेमो करवाऊँगी। टीम बनी, टीम मेरी भगवान की दया से इतनी अच्छी टीम बन गई है, कि मैं जैसे बोलती हूँ वो वैसे उसी तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो जिस 7 स्टार रैंक को मुझे अचीव करने में 2.5 साल लग गए, वो अब मेरी टीम के लोग 1-1 डेढ़-डेढ़ साल में अचीव कर रहे हैं। लोग इस तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम ज़्यादातर सभी सैनिटरी पैड्स पर काम करते हैं। तो इस तरीके से फिर धीरे-धीरे मैं टीम के पीछे लगी, मेरा शेड्यूल इतना बिज़ी हो गया कि दिन के एक डेमो में हमारा काम नहीं चल रहा था, क्योंकि टीम बढ़ रही थी, तो सबको टाइम देना ज़रूरी था मेरा। तो इस तरीके से फिर मैंने एक दिन में हमने 2-2 3-3 मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। हम लोग काफ़ी मीटिंग्स किया करते थे एक एक दिन में। फिर जब मेरी टीम के लोगों को थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वो लोग स्टेबल हो गए हैं, तो मैंने फिर से अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने सोचा बैठे-बैठे चलो मेल करते हैं। जयपुर की तरफ, हिमाचल की तरफ मेल करती हूँ मैं। मैंने मेल की, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का कुछ ईमेल आईडी वगैरह मैंने निकाली। अ, फिर मैंने वहाँ पे एक मेल की कि मैं ऐसे-ऐसे प्रोग्राम करना चाहती हूँ आपके वहाँ पे जयपुर में। मैंने वो उस मेल को कैंसर वालों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, 3 जगह से फॉरवर्ड होते-होते जगह से वो आगे बढ़ते हुए वहाँ के जयपुर के हेडक्वार्टर तक पहुँच गई। वहाँ से सर का फ़ोन आया मुझे कि ऐसे-ऐसे आपकी मेल रिसीव हुई है और अगर आप अपना प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं फिर 2 दिन के बाद का मैंने वहाँ पे उनको टाइम दिया कि मैं आ जाऊँगी। वहाँ पे गई तो मेरा सेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और प्लस वहाँ से जिन सर के थ्रू मैं गई थी, उनको हमने समझाया कि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ये सामान देना इज़िली अवेलेबल हो जाएगा, आपके सामान को हम लोग निकलवाने में हेल्प करेंगे। तो वो सर भी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आज वो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। जहाँ से जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है, वो खुद पर्सनली जाते हैं वहाँ पे सामान देने के लिए। तो इस तरीके से जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई और आगे बढ़ी। मैं टच वुड करती हूँ कि आज जो मेरे लीडर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और डॉक्टर अनुराग सर की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे लिए तो किसी गॉड से कम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ़ कहीं मूव करती है तो कोई ना कोई भगवान के रूप में आ जाता है। तो मेरे साथ तो वही चमत्कार हुआ था। अगर सर नहीं आते तो सर की वीडियोज़ नहीं देखती, मैं एमटीएम ट्रेनिंग करने का मुझे मौका नहीं मिलता। मैं सीखती नहीं और सीखती नहीं तो मैं दूसरों को सिखा नहीं पाती। मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि सॉरी, एक फ़ोन आ रहा है बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। मैं मीटिंग्स में नहीं जाती थी।
लेकिन सर से मिलने के बाद मैं मीटिंग्स में भी जाने लगी, एमडीएम ट्रेनिंग में। और मैंने ये प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग भी देखनी सर की यूट्यूब पे शुरू की। सर की ज्यादातर वीडियोस मैंने देखी हुई है, और मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा करिए, क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे उतना ही हम किसी को सिखा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी है। और अभी हाल ही में मैंने अपना एक टूर अचीव किया है, गोवा और मुंबई का टूर, डॉक्टर अनुराग सर की तरफ से। बहुत ही अच्छा टूर था मेरा, पहला ट्रांस का ट्रिप। वो भी बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मेरी टीम काफी मोटिवेट हुई है उस टूर को लेकर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक से एक बढ़ के लीडर्स हैं मेरी टीम में। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो मेरा तो यही मानना है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी टीम के हिसाब से भी चलना पड़ता है। क्योंकि मैं अपनी टीम से भी बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिलता है, जिससे मैं, हाँ, उनकी राय जरूर लेती हूँ कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन आई है, तो मुझे इस समय ऐसे क्या करना चाहिए। तो वो लोग मुझे गाइड करते हैं, और सर का गाइडेंस तो हमेशा मेरे साथ है ही। तो सर, अनुराग सर बताया तो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी काफी आती हैं, क्योंकि सिचुएशन को कभी कभी हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि किसी के घर में फंक्शन आ गया, तो बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो एक एक साल तक, मुझे जब मेरी टीम डेवलप कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं फंक्शंस को अटेंड करूं। मुझे मेरी नंदे बोलती थी कि मेरे घर वाले, मेरे फादर, सब ये बोलते थे कि तुम मेरे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये गली छोड़कर मेरा मायका है, और मैं 2 या 3 महीने हो जाते हैं मुझे अपने मायके जाए हुए। क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे अपने मायके जाने का टाइम नहीं होता है। क्योंकि मेरी मदर है नहीं, खाली फादर है, और हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। हम लोग 4 बहनें हैं, भाई नहीं है। और आपका ये भी है कि अगर भाई हो तो आपका मायका खुला होता है, लेकिन सिर्फ फादर है, और वो भी हर चौथे या पांचवें दिन आके बोलते हैं कि तेरे को शर्म नहीं आती है, तू एक बार आके चक्कर नहीं लगा सकती कि तेरे पापा हैं। मैंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, मैं कैसे अपने शेड्यूल को मैनेज करूं। तो सुबह का जो मेरा मॉर्निंग का, जैसे अगर मैं आपके साथ अपना शेड्यूल शेयर करूं, तो सुबह 9 से 9:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर का जो काम है वो खत्म हो जाए, और मैंने कोई मेड नहीं लगवाई। मैं अपने घर का सारा काम मैं खुद से करती हूँ, अपने हाथ से करती हूँ। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं उसमें। सारा काम हम लोग खुद ही करते हैं। 9:30 बजे तक मैं अपने घर का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं कॉलिंग करना स्टार्ट करती हूँ अपनी टीम के पास। उनसे उनका शेड्यूल पूरा पूछती हूँ कि आज किसका कैसे क्या शेड्यूल रहेगा। जिसका शेड्यूल रहता है उसका फिर हम लोग फील्ड में निकल जाते हैं डेमो के लिए। डेमो करके जब हम लोग वापस आते हैं रात का डिनर करने के बाद, जो टाइम होता है उसमें मैं, जो नेक्स्ट दिन का शेड्यूल होता है वो हम लोग प्लान कर लेते हैं कि भाई कौन कौन जा रहा है, किस तरीके से हमें क्या करना है, कितना टाइम है हमारे पास, कितने डेमो हैं। सुबह के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं और मेरी टीम वाले कंटिन्यू, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें दिन में 11-11 डेमो भी करने पड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने, यहाँ का एक गांव है सुरेडा, वहां से मेरी टीम स्टार्ट हुई है। वहां से धीरे 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 मेरा काम बागपत तक, पलवल तक, और कोलकाता तक भी मेरी टीम के लोग जुड़े हुए हैं। और मैं स्पेशली कोलकाता गई थी 7 दिन का टाइम निकाल कर वहां पर डेमो वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मेरी पूरी टीम, ज्यादातर हम लोग सभी सैनिटरी पैड्स पर ही काम करते हैं। मेरा जिसके साथ शेड्यूल बनता है, एक दिन पहले हम लोग सब कुछ प्लान करते हैं कि इस तरीके से आपको इधर मिलना है, ऐसे मिलना है, हम लोग इधर ऐसे प्लान करेंगे, इधर जाएंगे। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको मैं 2 या 3 बजे तक फ्री कर देती हूँ। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे तक घर आ जाऊँ। कभी कभी अगर हम लोग जैसे लंबे रूट पर जाते हैं तो थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होती है कि हाँ, इस सिचुएशन से मैं, मतलब आज रात को थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो वहां भी मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है। मेरे बच्चे जो भी हैं, मेरे बच्चे वगैरह सब डिनर वगैरह तैयार रखते हैं कि मम्मी आएगी थकी आ रही। तो मेरी फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट है। मेरे इन लॉज का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरे फादर का सपोर्ट है। मैं इस चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है, और मैं धीरे 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 इस सिचुएशन, मतलब अब सब कुछ संभाल पा रही हूँ। जो हम लोगों का नेक्स्ट डे का शेड्यूल होता है ना, वो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मेरी बेटी 3 बजे स्कूल से आएगी, और मुझे पौने 3 तक घर आना है। उसके आने से पहले मुझे अपने घर तक आना है। और जो भी मेरा प्लान होता है, 9:30 बजे मुझे अपना घर छोड़ना है। आप लोग, मैं जिस जिस तरीके से गांव में घूमती थी, लोगों से मिलती थी, मैं अपनी टीम मेंबर्स को लेके उस तरीके से डोर टू डोर हम लोग गेट बजाकर लोगों से मिलते हैं।
कि भई आपके साथ हमें एक सेशन करना है, बहुत से लोगों की ना सुननी पड़ती है। सब ज़्यादातर अधिकतर ना ही बोलते हैं कि मेरी तो बहू यहाँ चली गई है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई 1 या 2 लोग ही होते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि हाँ, आप आ सकते हो। और जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा बिज़नेस उठता है। हर जगह से हमें जॉइनिंग मिलती है। गाँव में सबसे अच्छा ये है कि सबके पास पैसे होते हैं और वो लोग तुरंत जॉइनिंग कर लेते हैं। यहाँ के जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमने कवर किए हैं, तो एक से बढ़ के एक तरीके से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं सब। किसी का ये नहीं होता है कि मैडम वो ऐसी या मैं ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से जैसे हम लोग प्लान करते हैं, जिस तरीके से मैं उनको सिखाती हूँ, ज़्यादातर सर के गाइडेंस से या फिर जो मेरे लीडर्स हैं, उनके गाइडेंस से हम लोग उस तरीके से काम को सीख के तरीके से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कुछ भी ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे गाड़ी अटक रही है आपकी, तो वहाँ पे हमारे लीडर्स हैं सँभालने के लिए हमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ील्ड में अगर हम लोग निकलते हैं, तो अगर आप किसी 15 आदमी से भी मिल रहे हो डेली, तो 15 में से हमें 7 या 8 या 10 लोगों से ना ही सुनने को मिलती है। क्योंकि हमें ना सुनने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि अब तो ये लगता है कि हाँ, ये तो अब नॉर्मल बात है। कहीं भी जाना है तो पहले लोग ये बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं एक दिन झाड़ूदा के पीटीसी सेंटर में चली गई थी, पीटीटी में जहाँ पे ट्रेनिंग होती है लड़कियों की। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैं अंदर चली गई और काफ़ी दूर था वो जहाँ पे जिससे सर से मुझे मिलना था। काफ़ी दूर मुझे पैदल चलना पड़ा, जब जाके मैं थकी आ रही वहाँ सर से मिलने गई कि सर ऐसे-ऐसे प्रोग्राम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि आर्मी ऑफ़िसर्स तो आपको पता ही है उनका एटीट्यूड कैसा होता है। वो एकदम से मेरे ऊपर चिल्लाए, "आपको अंदर किसने आने दिया?" उसका बोलना था और मेरा रोना था। मैं जैसे-तैसे घर आई, खूब रोई। खूब रोई मैं उस दिन, मैंने अनुराग सर को फ़ोन किया, "सर ऐसे-ऐसे मैं गई थी और उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमको किसने आने दिया?" तो सर ने बोला कि, "उन्होंने क्या पूछा आपसे?" मैंने बोला कि, "आपकी कंपनी का क्या नाम है?" तो मैंने ये शायद उनको ये बोला था कि ऑर्गनाइज़ेशन है। तो सर ने बोला कि, "आपने गलत बताया, आपका जवाब गलत। अगर आप उस समय वहाँ पे सही जवाब दे पाती तो शायद आज आपके साथ ऐसा नहीं होता।" क्योंकि मेरे बाद जो दूसरा लीडर वहाँ पे पहुँचा उनको परमिशन मिल गई वहाँ पे और मुझे नहीं मिली। तो मैं अपने आप में ये कमी समझती हूँ कि हाँ, मुझे शायद वहाँ पे बोलना नहीं आया होगा। मुझे सही जवाब नहीं पता था, इसलिए शायद मेरी वहाँ पे परमिशन नहीं आ पाई। तो इस तरीके से भी बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे घर में हम लोग बिल्कुल संपन्न हैं, लेकिन हमें कभी-कभी दूसरों की बातें इसलिए सुननी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पे हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, हमें अपनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें सामने वाले की 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो ये मेरी जर्नी थी, इस तरीके से धीरे-धीरे हमने काम शुरू किया। आज बागपत की तरफ अगर मैं कहूँ तो मेरी बहुत अच्छी टीम बन रही है, जो खुद से वो लोग काम कर रहे हैं। पलवल की तरफ मेरी टीम है, जो बहुत-बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेडीज़ें। स्कूल में उनकी लाइफ़ की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। वो लेडीज़ें 4 जो पलवल की तरफ हैं, 4 बजे उठती हैं, वो गाय-भैंस का काम करती हैं 7 बजे तक, साढ़े 6-7 बजे तक। उसके बाद वो खाना बनाती हैं, झाड़ू-पोछा करती हैं, खुद का नहाना-धोना, दोपहर तक का खाना वो बनाकर स्कूल जाती हैं। स्कूल से ढाई बजे वो आती हैं, 4 बजे तक आराम करने के बाद वो लोग फिर से फील्ड में निकलती हैं, चाहे 2 घंटे के लिए निकलें, वो लोग फील्ड में ज़रूर निकलती हैं। तो इस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो ज़्यादातर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं और सबके पास गाय-भैंस का काम होता है और उनको लेके वो आगे बढ़ रही हैं। तो सोचिए अगर वो आगे बढ़ सकती है तो हम में तो फिर भी बहुत सारी कैपेबिलिटी है। कहीं आपको ना भी सुनना पड़ेगा, कहीं आपको हाँ भी सुनना पड़ेगा, कहीं आपकी तारीफ़ें होंगी, तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा झुकाया भी जाएगा। तो हर चीज़ के लिए अपने माइंड को हमें प्रिपेयर रखना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन हमेशा सेम नहीं होती कि आप हर जगह जाओगे तो आपको तारीफ़ ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, मेरी टीम के लोग काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपको अपनी डाउनलाइन का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बिना डाउनलाइन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें भी लीडर बनना है, तो हमें अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। बिना टीम के तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जो सीख गए हैं, वो तो खुद ही आगे बढ़ जाएँगे। जो नए लोग आए हैं आपकी टीम में, आपको ज़्यादा समय उनको देना है।
कि आप उनकी ज़रूरतों को, आप उनकी नीड को कैसे पूरा कर सकते हो। क्योंकि अगर हमने किसी को जॉइन कराया है, तो किसी भरोसे पे जॉइन कराया है कि भई मैं आपका साथ दूँगी आगे बढ़ने में। तो ऐसे में हम लोग उनको बीच रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो नए लोग हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में। बाकी जो सीख गए हैं, वो तो आपको लेके आगे बढ़ ही जाएँगे। वो तो खुद ही सँभाल सकते हैं अपनी टीम को, वो तो मैच्योर हो चुके हैं। क्या तो सर 1 सेकंड का वो चाहूँगी बस 1 सेकंड के लिए। शेयर की मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ़ में, डांस बिज़नेस में। तो जो मेहनत करता है उसको फल भी मिलता है, चाहे देर से मिले। मुझे भी जब फल मिलना शुरू हुआ तो भगवान ने चारों तरफ से दरवाज़े खोल दिए और प्रोग्रेस ही होती चली गई। उसके आगे तो आप सभी जानते ही हैं और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो अपना 8 स्टार रैंक मैं हिट कर दूँगी। प टीम के साथ से और सर के लीडरशिप के साथ से। तो थैंक यू सर। आज की ट्रेनिंग सेशन में आपने मुझे मौका दिया बोलने का।